कुलदीप सिंह सेंगर जिसने बलात्कार किया उसको जमानत कैसे मिल सकती है, जिस पे हत्या का इल्जाम है उसको जमानत कैसे मिल सकती है। और इस बात का, इस मुहिम का असर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है टाइम्स नाउ नव भारत के सबसे नए न्यूज और एनालिसिस शो चक्रव्यूह का। जी हां, चक्रव्यूह, CHAKRAVIEW। आपकी राय के आधार पर ही हमने इस प्राइम टाइम शो को आज तैयार किया है। आज चक्रव्यूह में कौन घिरा है, चक्रव्यूह में हम कौन कौन सी खबर लेकर आए हैं, सबसे पहले आज यही बात करते हैं। आज के चक्रव्यूह का मेन्यू क्या है वो आपको दिखा देते हैं और फिर बताएंगे पब्लिक व्यू क्या आया है। तो पब्लिक व्यू के बाद पहले आप बात करते हैं चक्रव्यूह में आज जो बड़ी खबर है हमारे पास है। उत्तराखंड पुलिस इस वक्त चक्रव्यूह में घिरी हुई है। देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की कैसे हत्या हो गई, कहां सोती रही पुलिस, ये हमारे फोकस में रहेगा। दूसरी खबर जो आज हमारे मेन्यू में है वो है हाई कोर्ट से राहत के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गए बीजेपी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर। इस पर हमारी खास तवज्जो होने वाली है। और तीसरी खबर जो चक्रव्यूह के मेन्यू में आज है वो है दिग्विजय सिंह के ऊपर। क्या वो चक्रव्यूह में घिर गए या उनके बयानों ने राहुल गांधी को चक्रव्यूह में डाल दिया है, या कांग्रेस पार्टी अब चक्रव्यूह में आएगी। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से कहा आप अपना काम कर गए, इस बयान के क्या मायने हैं, ये भी हमारे मेन्यू में हमने आपके लिए दिखाया था। और चौथी खबर जो आज की है वो है सोने की बुलेट रफ्तार पर आज थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लेकिन क्या ये सोना इतना ही सोना बना रहेगा नए साल में भी, ये भी एक खास स्टोरी हमारे पास है, इसको भी आपके सामने जरूर पेश करेंगे। तो ये 4 स्टोरी हमने अपने मेन्यू में आपके सामने रखी और अब बारी हो गई है इस मेन्यू का रिजल्ट देखने की पब्लिक व्यू में। हमने, जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टा पर, फेसबुक पर, एक्स पर पोल किया था इन खबरों का आप क्या ऑर्डर देखना चाहते हैं, उसको हम पब्लिक व्यू नाम दे रहे हैं इस चक्रव्यूह में। और पब्लिक व्यू के नतीजे देखिए, 5% लोगों ने कहा कि गोल्ड की बुलेट रफ्तार वाली खबर वो देखना चाहेंगे, मात्र 5% लोगों ने। तीसरी खबर, दिग्विजय ने राहुल को कैसे फंसा दिया, ये नंबर पायदान चौथे पे गोल्ड था, तीसरे पे दिग्विजय है। ये आपने देखा राहुल गांधी वाला जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया। दूसरी खबर, देहरादून में छात्र का मर्डर, वो 13% वोट उसको मिले। और सबसे बड़ी खबर बनकर उभरी है इन चारों खबरों में वो कुलदीप सेंगर वाला सुप्रीम फैसला, जहां पर सेंगर पर और ज्यादा शिकंजा कस गया है। 65% लोगों ने कहा है कि वो सेंगर पर इस खबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देखें। तो जो पब्लिक व्यू ने कहा है वही हमारा भी व्यू है। इसी स्टोरी को हम लीड स्टोरी के तौर पर दिखाएंगे और जो वो विक्टिम है, उन्नाव की जो वो बहादुर लड़की है जिसने पूरी लड़ाई लड़ी कुलदीप सेंगर के खिलाफ, उसके भी खास बातचीत आज हम करेंगे। तो आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को, आपको याद होगा, 3 दिन पहले हरी झंडी दिखा दी थी, यानी उनको जमानत एक मामले में दे दी थी। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरे देश में एक आवाज खड़ी हुई कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर जिसने बलात्कार किया उसको जमानत कैसे मिल सकती है, जिस पे हत्या का इल्जाम है उसको जमानत कैसे मिल सकती है। और इस बात का, इस मुहिम का असर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। अब अगले आदेश तक सेंगर को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, जो इस वक्त वहां पर वो पीड़ित है। मेरे साथ इस वक्त उन्नाव की जो बच्ची है, जो बहादुर लड़की है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले पर फोकस आया, जिसने अपनी हिम्मत दिखाई और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बड़े बाहुबली को आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, कुलदीप सिंह सेंगर जमानत नहीं मिलेगी, वो जेल में ही रहेगा, आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है बेटा? को धन्यवाद करती हूँ
और मुझे न्याय मिला, और न्याय की उम्मीद जगाई ताकि मैं आगे लड़ सकूं। अब आज की इस राहत वाली खबर के बाद अब आगे का आपका क्या प्लान है? क्या, क्योंकि ये सुना कि कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से आपको धमकियां मिलती हैं। आगे का इरादा यही है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, और मेरा यही सभी से कहना है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ में रेप किया और मुझे अपहरण करवाया, गैंग रेप करवाया, मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया। उसके बाद मेरे पिता की हत्या करवा दी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी 2017-18 तक, इनके अंडर में प्रशासन पुलिस थी उन्नाव की, और मेरे पिता की हत्या करवा दी। तब जाके मैंने सोच लिया कि हम ही लोग क्या करेंगे जिंदा रह के, जब मेरे पिता का साया नहीं रह जाएगा, कोई कमाने खिलाने वाला नहीं रह जाएगा तो कैसे जिएंगे, हम ही लोग मर जाते हैं। तो फिर उसमें मेरे महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उस पर एक्शन लिया, उनके ऊपर FIR हुई, CBI की जांच हुई, तब जाके उनको मेरा एक्सीडेंट करवाते हैं। उसके बाद दिल्ली केस ट्रांसफ़र होता, तब जाके मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद जगी, और न्याय मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप वाकई में बहुत बहादुर बेटी हैं और बहुत हिम्मत से आपने काम ली। हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था 3-4 दिन पहले, उसने आपको ज़रूर डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कुछ रिलैक्स महसूस कर रही हैं, राहत महसूस कर रही हैं? जी, मैं राहत महसूस कर रही हूँ, और उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी, तो उनके घर में पटाखे दग रहे थे और सब खुशियाँ मची थी। तो उस टाइम उनको सबके घर में खुशियाँ मची थी, लेकिन उस टाइम हमारे दिल से पूछो ना कि हमारी इज्जत को उन्होंने कैसे दुनिया के सामने लिया है, और मेरे पिताजी की हत्या करवा दी अपने भाई से। मेरे पिताजी के सारे हत्यारे बाहर हैं। हम तो कहते कानून सबके लिए एक बना हुआ है सर। गरीब का इलाज पुलिस करवाती है जेल से, और बड़े लोगों का इलाज पैरोल बेल पे होती है। तो मेरा यही कहना है सबसे, अपने सरकार से, अपने योगी आदित्यनाथ जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर जी से, कि कानून एक ही है, जो संविधान में है कानून एक ही होना चाहिए, कि जो बड़े लोगों का भी इलाज जेल से ही होना चाहिए, उनको पैरोल बेल ना दी जाए। जी, एक बात बताइए बिटिया, क्योंकि आपकी पहचान हम बता नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बेटी बेटी कह के संबोधित कर रहा हूँ। बिटिया, ये बताइए, आपने कहा कि आपको अभी भी खतरा है, आपके परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं, पर कुलदीप सिंह सेंगर तो जेल में बंद है। कौन धमकी दे रहा है आपको? कहां से धमकियां आती हैं? क्या सबूत है आपके पास? कुछ दिखा सकती हैं, बता सकती हैं? मैं तो ये भी कहना चाह रही हूँ कि मैं लाइव में हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ, मेरा मोबाइल दिया जाए ताकि मैं चीज़ दिखा सकूँ। मेरे पति की फ़ोटो, एक नंदिनी दीक्षित है, वो एडवोकेट हैं, और उन्होंने मेरे पति की फ़ोटो और मेरे पति के फेसबुक से निकाल के हमारी वीडियो लगा के और दुनिया के सामने जाहिर कर रही हैं कि इनका पति है, इनको मार दिया जाए, और ब्रजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर का साथ देते हैं, और वो बाहर हैं, वो किसी भी टाइम एनी टाइम मेरे पति को मरवा दिया जा सकता है। मेरी रोजी रोटी बंद हो गई सर, मैं किससे क्या रोऊं? मैं आगे का रास्ता मेरा ख़त्म हो गया, मुझे एकदम इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से सब कुछ बंद हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी? मेरे साथ जो खड़े होकर लड़ते हैं मेरे पैरोकार, और मेरी जो केस में जमानत लेते हैं कागजी कार्रवाई के उसमें दायरे पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। फिर तो उनको सबको सुरक्षा दी जाए वाई कैटेगरी की, कि ताकि कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, जहाँ बोले तहाँ लेके जाएं। जी, मेरा तो यही कहना है, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं फ़ोटो दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पति के साथ, और हाँ, एक रश्मि सिंह सेंगर हैं, एडवोकेट हैं उन्नाव की, और वो हमारी शादी की फ़ोटो मीडिया को, पब्लिक को दिखाती हैं, रिलीज करती हैं अपने व्हाट्सएप द्वारा। तो ये चीज़ गलत है। उनके ऊपर अभी उन्नाव की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मैंने 24/10/2024 को मैंने इनको स्पीड पोस्ट दिल्ली से किया था, ITO ऑफिस से। मेरे पास अभी भी रसीद रखी होगी कहीं पे, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करे। मैं तो ये भी कह रही हूँ CBI द्वारा इनकी जांचें की जाए और इनको जेल भेजा जाए, ताकि हमारा परिवार और हम सेफ हो सकें। हमें दिखाना है वो चीज़ कि मेरे पति की फ़ोटो कैसे
दी जा रही है, मीडिया में पहचान उजागर की जाए ताकि मेरे पति के पास सुरक्षा नहीं है, मेरे बच्चे भी अनसेफ हैं, उनके पास भी सुरक्षा नहीं। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं दोनों चीज़ दिखाऊंगी, रश्मि सिंह सेंगर। और ये देखो, ये देखो हम सामने दिखा रहे हैं, सामने ये उनकी आईडी से। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये फोटो जो रश्मि सिंह सेंगर हैं, वो माखी एसओ को मैंने किया कि इनके ऊपर कंप्लेन करो, लेकिन अभी तक माखी एसओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। ये देखो डेट लिखी हुई है 24/10/2024 को मैंने स्पीड पोस्ट किया था और मैंने ये एप्लीकेशन किया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा अभी भी चल रहा है, तिहाड़ जेल से बैठे बैठे आप और ऐसे मेरे साथ हो रहे हैं। तो ये तो मेरे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेप विक्टिम की मतलब किसी की फोटो आइडेंटिटी करना बहुत गलत चीज़ है। हमारा कुलदीप निर्दोष है। धीरू सिंह राठौर, इनके आईडी में देखो कितनी हमारी फोटो, हमारे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट है। कैसे एक देश की बेटी का वो इज्जत की धज्जियां उड़ा रखे हैं। इनके सबके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया, ये कंप्लेन उन्नाव गई, उन्नाव की साइबर क्राइम कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही, मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे जवाब नहीं दे रही ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सके और मुझे न्याय मिल सके। इन दोषियों से भी इन लोग मेरी फोटो को रिलीज करते, इनसे भी मुझे खतरा बना हुआ। अब ब्रजभूषण सर से तो खतरा बना ही हुआ है क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने 1 करोड़ की सुपारी किसी को दे रखी है, उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन लाइफ टाइम में कभी भी, एनी टाइम में कभी भी हमको, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और सबको मार दिया जा सकता है। आप बहुत बहादुर हैं बिटिया, आप बहुत बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश ने दबाव डाला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला हाई कोर्ट का। हम सब चाहते हैं इस लड़ाई में आप जीते और आप बहादुरी के साथ लड़ते रहिए। हम सब हमेशा आपका साथ देंगे, इस बात का वादा हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बड़े नाम आपने लिए, मैं उम्मीद करता हूँ उन पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा, चाहे वो बड़े से बड़े सांसद क्यों ना हो या बड़े से बड़े वकील क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को लेकर सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। इस तरह उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर की रिहा अभी उसको ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सजा के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया है। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि यह एक बच्ची के साथ डरावना कांड है। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसके साथ रेप गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध एक लोक सेवक ने किया। मौजूदा विधायक न केवल संवैधानिक पद पर होता है बल्कि उसके पास जनता का विश्वास और प्रभाव भी होता है, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने खुशी जताई, साथ ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया है। जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर पर चक्रव्यूह कस गया है। तमाम चीजों का चक्रव्यूह, उसके जो कांड किया अतीत में, आज वो तमाम चीजें उसके पीछे पड़ी हुई है। हालांकि उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ये कोई हमारी बड़ी जीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे जीत अभी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ,
अब ये कल परसों जो ये रोज़ सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पीड़ित परिवार का भी बयान सामने आया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को फांसी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। हाँ। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। बीजेपी का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश का विश्वास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर और मजबूत हुआ है आज के इस बड़े फैसले के बाद। अब आपको उन्नाव रेप केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, आखिरकार कब कब क्या क्या हुआ। ये बात 2017 की है। 4 जून का वो दिन था जब यूपी के उन्नाव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप होता है। 11 जुलाई 2018 को बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर आरोप दायर होते हैं। दूसरा आरोप पत्र इस मामले में 13 जुलाई 2018 को होता है। कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई, 3 पुलिसकर्मियों और 5 दूसरे लोगों के खिलाफ ये दायर किया जाता है। 8 अप्रैल 2018 को, 1 साल बीत जाता, 8 अप्रैल 2018 को सीएम योगी के आवास के सामने पीड़िता ने प्रदर्शन किया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, ये भी तब जब मीडिया ने बहुत हंगामा मचाया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई और फिर उसे 1 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 28 जुलाई 2019 को ट्रक की टक्कर में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन इसमें पीड़िता के परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की निचली अदालत ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया गया। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली। 29 दिसंबर यानी आज के दिन 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की इस रेप के मामले में जो जमानत हाई कोर्ट ने दी थी उस पर रोक लगा दी। साथ ही नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में अब ये जवाब उससे मांगा है। फिलहाल हाई कोर्ट का ये मामला थम गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ में ही फिलहाल बंद रहने वाला है। उन्नाव मामले में आरोपी और बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां डॉक्टर इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर अब सामने आई हैं। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया दी है। याद रखिए, 2 बेटियां हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, उस सेंगर की जिसने इस मासूम बच्ची के साथ जो लाइव थी मेरे साथ बलात्कार किया था। इसके पिता की हत्या का दोष भी उनके सर पे आया है। दोनों बेटियां जो कुलदीप सिंह सेंगर की है वो क्या कहती हैं। एक और जहां इशिता ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खुली चिट्ठी लिखी, तो वही ऐश्वर्या ने मीडिया में अपना बयान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अदालत पर भरोसा था और पिता के बाहर निकलने का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है और उनका विश्वास टूट रहा है। मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई है, डरी हुई और धीरे धीरे विश्वास खो रही है। मुझे एक पहचान तक सीमित कर दिया गया है, एक बीजेपी विधायक की बेटी, जिसके चलते उनकी व्यक्तिगत पीड़ा, इंसानियत और न्याय की मांग को नज़रअंदाज किया गया। मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय चाहिए। वो आज भी देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करना चाहती हैं, लेकिन अब ये भरोसा टूटने के कगार पर है। वहीं कुलदीप सेंगर की दूसरी बेटी ऐश्वर्या ने एक्स पर पोस्ट किया, लड़ेंगे हारेंगे नहीं।
तो इस दो बड़ी घटनाओं के बाद दोनों तरफ लड़कियां हैं, दोनों तरफ पीड़ित पक्ष हैं। पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी और फिलहाल तो चक्रव्यूह में कुलदीप सेंगर का एक तरीके से जो उनका कारनामा था वो उनको उसके चक्रव्यूह में घेर कर रखा हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक और बड़ी स्टोरी की ओर जिसपे पूरे हिंदुस्तान की नजर लगी हुई है। शुरुआत करता हूं, मरहूम शायर राहत इंदौरी का नाम तो आपने सुना होगा, मेरे शहर से आते हैं। उनका एक मशहूर शेर है, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। माफ कीजिएगा, शेर थोड़ा कड़वा है, लेकिन कहा भी जाता है कि अगर गंभीर बीमारी को दूर करना हो तो कड़वी दवा से परहेज नहीं करना चाहिए। आज मैं ये शेर पढ़ने के लिए इसीलिए मजबूर हूं क्योंकि ये हिंदुस्तान सभी देशवासियों के लिए है। लेकिन कोई तो है जो छोटी आंखों से भारतीय न होने का पैमाना तय कर रहा है। छोटी आंख देखे तो बोलने लगे ए मोमो, ए चीनी, ए चिंकी। ये वो अभद्र नस्लीय टिप्पणियां हैं जो आज भी बोली जा रही हैं, या कहिए कि गाली की तरह दी जा रही हैं। और अगर किसी को बुरा लगे, वो विरोध करे, तो उसे इतना पीटा जाए कि वो दम तोड़ दे। वहीं कोई दोस्ती का धर्म पूछ रहा है। बरेली में नर्सिंग की एक स्टूडेंट को बस इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया क्योंकि वो दूसरे मजहब के दो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने गई थी। यहां पर ही नफरत खत्म नहीं होती है। वाराणसी में तो लोग विदेशी मेहमानों को अपमानित कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का ठेकेदार बन बैठे हैं। अब इसी नफरत से लड़ने का वक्त आ गया है। जी हाँ, ये जो नफरत चारों तरफ फैली हुई है, इस नफरत को नेस्तनाबूद करेगा ये नव भारत। नफरत से लड़ेगा नव भारत। सवाल बहुत सीधा है, आखिर हमारे समाज को क्या हो रहा है? आखिर क्यों हम इतने अभद्र होते जा रहे हैं? देहरादून में हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं कहने के बावजूद भी त्रिपुरा के एक MBA छात्र एंजल चकमा को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सवाल है कि क्या त्रिपुरा भारत का हिस्सा नहीं है, या उत्तराखंड के इन लोगों को पता नहीं है कि देश का पूर्वोत्तर एक ऐसा इलाका है जहां पर अलग नए नक्श के लोग रहते हैं। छोटी आंखें, अलग नए नक्श, और बस इसी पर एंजल चकमा को लोहे के कड़े से और चाकुओं से वार कर सरे राह शाम को मार डाला गया। 17 दिन तक एंजल चकमा अस्पताल में मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार नस्लीय नफरत जीत गई। सवाल यह भी है कि वारदात 9 दिसंबर को हुई, फिर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में देरी क्यों की? मुख्य आरोपी देहरादून पुलिस की नाक के नीचे से नेपाल कैसे भाग गया? एंजल चकमा के पिता और वो जो कि BSF में काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जो देश में फौज की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उनका नाम है तरुण चकमा। तरुण चकमा से आज मैंने भी बातचीत की है, कुछ देर पहले वो बातचीत हमने रिकॉर्ड की है। उनका दर्द अगर आप आज सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांप उठेगा। एक बाप पर युवा बेटे को खोने का क्या गुजरती है। लेकिन सबसे पहले आप मौका वारदात पर रिकॉर्ड हुई इस CCTV फुटेज को देखिए, जो अब पुलिस ने लीक किया है, जारी किया है। इसमें मारपीट की पूरी वारदात रिकॉर्डेड है। वो CCTV फुटेज आपके सामने आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये देखिए कैसे एक दुकान के बाहर आरोपियों ने एंजल चकमा और उसके भाई माइकल पर गुस्सा निकाला, टूट पड़े। ये आप देख सकते हैं देहरादून का सेलाखुई का इलाका है, और जहां पर एंजल और माइकल खड़े थे कुछ लोगों के साथ। यहां पर उनकी कहासुनी हुई। बाजार गए थे दोनों भाई कुछ शॉपिंग करने, सामान खरीदने घर के लिए। इस दौरान 6 लोगों के एक ग्रुप से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और उन 6 लोगों ने इन दोनों भाइयों पर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ टिप्पणियां की, कुछ विवाद हुआ, कुछ चीखा चिल्ली हुई, युवा खून था दोनों तरफ। और जिन लोगों पे आरोप है उन लोगों ने इन दोनों भाइयों को चीनी कहना शुरू किया, चाइनीज, तुम तो चीनी जैसे दिखते हो, तुम तो मोमो जैसे दिखते हो, इस तरह की अभद्र नस्लीय टिप्पणियां की। जिसके बाद एंजल ने विरोध किया, एंजल को गुस्सा आया और फिर यह कहासुनी बढ़ गई, विवाद बढ़ा आपस में। और उसके बाद तो क्या था, वो ज्यादा थे, दोनों भाई अकेले थे, 2 लोग थे, और उन आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। देहरादून पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ये वो 5 आरोपी हैं, इस तस्वीर में हमने हाईलाइट करके दिखाया है, जिनको गिरफ्तार किया गया। 2 तो इसमें नाबालिग हैं अभी भी। मेन जो है वो बताया जा रहा है भाग गया है, वो नेपाल में है, ऐसा शक है पुलिस को।
सवाल यह है कि इतने दिन क्या देहरादून पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? जिसने अनेकता में एकता वाले भारत की साख को चाकुओं से घोट डाला, आज उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं है? क्यों वो नेपाल भागने में या देहरादून पुलिस के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बात कर रहे हैं। उन्होंने इस पिता से, जो एंजल के फादर हैं, तरुण चकमा, उनसे फोन पर बात की है, ढांढस बधाया, हिम्मत दी है पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की। इसका वीडियो रिलीज किया गया, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। न्याय का भरोसा दिया गया। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और अपने पोस्ट में राहुल ने इसे डरावनी हेट स्टोरी करार दिया है। अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में कूद गए। वो कह रहे हैं विघटनकारी सोच इसके लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से की है। यानी आप ये मान सकते हैं कि ये जो मामला है त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या, ये हर पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला इतना गंभीर हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा, किसी युवा को जान खोनी पड़ेगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे देश में इस वारदात के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में उत्तर पूर्वी छात्र संघ ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। इसी बीच एंजल चकमा के अंतिम संस्कार के दौरान की एक और तस्वीर आज वायरल है, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो भी सामने आई है। इस वायरल प्रोटेस्ट के बाद वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। नफरत के पुजारियों के लिए किसी सीख से ये तस्वीर कम नहीं है, जब आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। ये तस्वीर एंजल चकमा के पेट, उनके पालतू कुत्ते की है। आप देखिएगा इस तस्वीर में कैसे वो ताबूत में रखे शव को एक टक निहारता रहा। एक डॉगी के आंखों में आंसू थे। कैसे वो ताबूत के पास टस से मस्त नहीं हुआ, बस एंजल के पार्थिव शरीर को वो देखता रहा। एक डॉगी के पास कितनी संवेदना है। अगर इसे आधी संवेदना भी आरोपियों के पास होती तो वो ऐसी वारदात को अंजाम शायद नहीं दिए होते। इस आरोपियों से बेहतर संवेदनाएं तो उनके पेट के पास थी, जिसको एंजल ने पाला पोसा था, जिसके साथ एंजल खेला था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार से क्यों नहीं हो पाया है। मैंने कुछ देर पहले देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से खास बातचीत की है, लेकिन उससे पहले मृतक एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा को सुनिए। उन्होंने मुझसे सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है। बारी बारी से मैं वो सवाल लेता हूं और आपको सुनाता जाता हूं कि आखिरकार क्या कुछ कहा एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा ने हमारे साथ इस बातचीत में। आपसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो यही है, आखिरकार तरुण साहब, मैं जो पूछना चाहूँगा आपसे पहले सवाल के तौर पर वो यही कि आज क्या हुआ था उस रात को, आपको क्या पता लगा और आप कहाँ थे जब ये वारदात हुई देहरादून में? जानकारी तो सर मैं तो मणिपुर में रहता था सर, आई ड्यूटी में। तो रात को मेरे स्वतः बच्चा ने मेरे को रो रो के कॉल किया, पापा भैया को मार दिया, ऐसे कॉल किया। फिर मैं रात भर रोते रहा सर। फिर सुबह हुआ, अपना कंपनी का ओनर से छुट्टी लिया सर, छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी मिला। फिर तुरंत में उधर देहरादून में गया सर। तरुण साहब, ये बताया गया कि लड़ाई दोनों तरफ से हुई, दोनों पक्ष ने, आपके बच्चे भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे। आपको क्या पता लगा, क्या ऐसा हुआ था? ना सर, ऐसा तो सुना नहीं। उधर सीसीटीवी फुटेज में देखा सर हमने, मतलब उधर तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस का साथ गया था, उधर हम भी गया था शेलाकुई में सर। तो उसमें मेरा बड़ा लड़का एक बाइक में बैठा हुआ था, उसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था सर। छोटा लड़का वो बड़ा भाई का सामने खड़ा था, कोई फोन पे बात कर रहा था सर। फिर जो है पीछे एक स्कूटी एक बाइक, मतलब तीन हो गए, वो स्कूटी और बाइक से आया। तो बाइक थोड़ा आगे था, तो ये स्कूटी पीछे था। तो बाइक वाला पीछे जाके उनका साथ मतलब 6 आदमी मिलकर थोड़ी देर बात किया। बात करके फिर कुछ बंदा आगे आया। फिर मेरा लड़का से सिंकी मिंकी जो भी वो चाइनीज ऐसे बोल के उसको सिरा रहा था। एक बार तो छोटा लड़का ने इग्नोर किया, चलो मैं रहने दो, बोलने दो, ऐसे कुछ नहीं बोला।
बाद में उसको गाली गलौज करने लगा तो फिर बोला भैया क्यों गाली दे रहे हो, इतना ही बोला छोटा लड़का को। उसको जो हाथ में काराना किया बोलते हैं, कारा पहना हुआ था, उससे वो सिर पे मारा, पीछे वो उधर गिरा दिया सर, जी जमीन पे गिरा दिया। गिराने के बाद फिर बड़ा लड़का को पता लगा ये छोटा लड़का को मार रहा है बोलकर, फिर उन्होंने उसने प्रॉटेक्ट किया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को। फिर सभी मिलके उसको गर्दन में, पूरा गर्दन तोड़ दिया था, इसी पे गर्दन में मारा, फिर सिर में मारा, सिर में भी 2-3 जगह में था, पूरा अंदर में ब्लीडिंग हो गया सर, ब्लड जल अंदर। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आया सर। फिर पीछे से 2 बार चाकू मारा सर पीछे। जी, अब तरुण साहब ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में वहाँ पर आपके बेटे को चीनी, चिंकी, इस तरह की नस्लीय टिप्पणियां की गई थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ पे, आपको लगता है? हाँ सर, ये होना नहीं सर, ये होना नहीं चाहिए सर। हम भी इंडियन है सर, मैं भी फौज में अपना ये करता हूँ सर, फौज में मैं भी देश के लिए काम करता हूँ सर। ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर। बाकी जितना भी जो बच्चा है उधर, और भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, वो किसी कोई जगह से आते हैं सर, इसे व्यवहार नहीं होना चाहिए सर। जो हो गया, चलो मेरा बच्चा का हो गया, अभी तो उसको खेल नहीं सकते सर, जो हो गया। अभी फ्यूचर में और किसी का बच्चे का सर ऐसे नहीं होना चाहिए सर। सभी इंडियन है, सब मिल के रहना चाहिए सर, मेरा ये विनती है सर। बहुत बड़ा दिल है आपका, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। भारतीय बीएसएफ में आप काम करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं। अब जबकि 5 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ लिया, एक अभी भी फरार है, आपकी क्या डिमांड है? क्या आप चाहेंगे इन लड़कों को जिन्होंने आपके बेटे का कत्ल किया सरेआम, उनको फांसी हो, उम्र कैद हो? हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ सर, से कि बच्चा फांसी का सजा होना चाहिए सर। जी, फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चकमा साहब हमसे बात करने के लिए, और इस दुख के वक्त में पूरा नवभारत, हमारा टाइम्स नाउ की पूरी टीम आपके साथ है, आपको हिम्मत बनाते हैं कि आप इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकें। तो आप सुन रहे थे तरुण चकमा को, जो कि एंजल के फादर हैं, और कितना बड़ा अफसोस होगा उनको, ये इनकी बातचीत से समझ में आ रहा है, फांसी की डिमांड करते हैं। और अब आपको इस मामले को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से भी हमने कुछ देर पहले बात की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सिंह साहब धन्यवाद। आपके शहर में जहाँ के आप एसएसपी हैं, वहाँ एंजल चकमा जैसे मेधावी छात्र की मारपीट के दौरान मौत हो जाती है, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था, और इस इंसिडेंट जो है 9 तारीख की शाम को ये घटनाक्रम हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है वो अपने भाई के साथ जो है शॉप के पास एक गए हुए थे, अपनी नॉर्मल जो ग्रोसरीज है और अन्य चीज़ों को लेने के लिए। वहाँ पर एक सेकंड ग्रुप था जिसमें 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर के भी छात्र यहाँ पर रहते हैं, निवासरत हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अन्य मित्रगण भी थे, जिसमें 10वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था और 12वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था। एक छोटी सी पार्टी के लिए वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, और एक जैसे ग्रुप में होता है, जैसे जिस तरह का यूथ है 15 साल से 22 साल का, वो अपने आपस में जोक्स को क्रैक कर रहे थे, और उसमें कोई टिप्पणी आपस में दोस्त लोग की आ रही थी, जहाँ पर विक्टिम और उनके ब्रदर भी वहाँ पर थे। तो ऐसा वहाँ पर हीट ऑफ द मोमेंट हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसी टिप्पणी की जा रही जो उनके ऊपर हो, जबकि उनके द्वारा जो अभी हमारी प्राइमरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उस ग्रुप द्वारा आपस में ही हंसी मजाक और टिप्पणी की जा रही थी, जिसको रोकने के बाद, समझाने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लैश ओरिजिन हुआ, और उसमें एक इंजरीज उसमें ऐसी हुई जिसमें हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इलाज के बाद 26 को जो है इसमें जो है विक्टिम की डेथ हो गई थी। और इसमें जो पुलिस द्वारा जो केस लिखा गया था, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की इसमें धारा जो मेडिकल्स हमें मिले थे उसके आधार पर लगाई गई थी। 5 लोग को इसमें हमने 6 लोग को टोटल आइडेंटिफाई किया था, इसमें 5 लोग को पुलिस द्वारा इसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ एक और अक्यूज है जो नेपालीस मूल का है और जो वहाँ से फरार हो गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी की गई कि वो हरिद्वार वन जगहों पर काम कर रहा था, संभवतः नेपाल भी जा सकता है। उस पर रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया और टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें की, नस्ली टिप्पणियां हुई थी उस दिन वहाँ पर, आपस में जो बातचीत चल रही थी उन लड़कों के बीच में, वो मजाक में हुई या किस अंदाज में हुई ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन उस तरह का एक मामला सामने आया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक आरोपी भागा हुआ है, शायद नेपाल चला गया, क्या यही मास्टरमाइंड है? क्या वही आपकी पकड़ से बाहर निकल गया? आखिरकार देहरादून पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई उसको, कैसे निकल गया आपकी चंगुल से वो?
देखिए, इसमें जो सेक्शंस लगी हैं, जो धाराएं लगी थी, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की लगी थी, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद जो है इसको मर्डर में कन्वर्ट किया गया, तो जो भी सेक्शंस लगी थी वो सभी पे इक्वली, चूंकि कॉमन इंटेंशन, ये 6 जो अक्यूज्ड की कॉमन इंटेंशन थी, तो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से 6 पर सभी सेक्शंस लगी है और सब बराबर के दोषी है और इसमें कोई भी बचने नहीं पाएगा। मैं आपको अभी, चूंकि आपने सवाल पूछा है कि बच के निकल गया, चूंकि इंसिडेंट मैंने बताया कि वो 1 दिन बाद रिपोर्ट हुआ था और मुझे लगता है कि विद इन मैटर ऑफ आवर्स है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सिंह साहब, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी कामयाबी मिले और छठे आरोपी को भी आप पकड़ पाए। इसके साथ ही अब वक्त हो गया, इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज दिन की जो बड़ी खबरें थी उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो वो खबरें जो चक्रव्यूह के बुलेटिन में तो जगह नहीं बना पाई, लेकिन दिन की बड़ी खबरें उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। झारखंड के सरायकेला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों का अभिवादन किया, कार से उतरकर बच्चों को टॉफियां बांटी। ये तस्वीरें उसी वक्त की। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मणिग्राम टैगोर के आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा वाले बयान का समर्थन कर दिया है। दलवाई ने कहा कि हथियार लाठी लेकर चलने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक आतंकी हैं। तीसरी खबर, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में वेणुगोपाल ने क्रिसमस पर बीजेपी शासित राज्यों में ईसाइयों पर सोची समझी साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया है। चौथी खबर, जो एक और आज की बड़ी खबर है, पुणे नगर निगम का चुनाव शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। यहां पर अलायंस हो गया है। 60 सीटों पर कांग्रेस और 45 पर उद्धव गुट अपने उम्मीदवार आपस में गठजोड़ में उतारने वाला है। एक और बड़ी खबर जो आज की है, इंदौर नगर निगम ने आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। निगम ने सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों को ध्वस्त कर दिया। और आज की एक और बड़ी खबर पर अब नजर डालते हैं। अरावली हिल्स को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। लाखों लोग अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वतः संज्ञान लिया था। अरावली को बचाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने ही पिछले महीने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर अपने ही फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि अरावली को परिभाषित करने के लिए तय मानक का सीधा असर खनन गतिविधियों पर पड़ता है। इस पर नौकरशाहों की बजाय पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से गहन अध्ययन की जरूरत है, यानी स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के इस मामले पर और जानकारी मांगी है। साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रख दिया है। सीजीआई की पीठ अब इस मुद्दे पर दोबारा विचार करेगी और अरावली हिल्स की परिभाषा फिर से तय होगी। यानी वो जो 100 मीटर वाली परिभाषा थी कि 100 मीटर के ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वही बची रहेंगी, उससे कम पहाड़ियों का खनन हो सकता है, उस पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। इस मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होनी तय की गई है।